नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शानी जी की कहानी डाली नहीं फूलती। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए डाली नहीं फूलती। फटे हुए बांस का जमीन में पटकने का स्वर गली से पार हुआ कि रात के तीसरे पहर का सन्नाटा अपने को जरा सा झटक कर गली में बैठ गया। लेटे लेटे ही सबीहा ने बायां हाथ बढ़ाकर सिरहाने में दबी ओढ़नी खींची और बेशुमार शिकनों और सलवटों समेत कंधों पर डाल ली। दीवार में कील से अटके छोटे से बेड लैंप की उजाड़ सूरत वाली रोशनी बड़ी मुश्किल से बाहर झांकती थी। उसकी परछाई तक भी कमरे का दूसरा कोना नहीं छू पाती। उससे क्या दिखेगा कि कौन है और कौन नहीं। दूसरी ओर लगी बाजी की खाट की मसहरी के भीतर भी पहले पहल कुछ नहीं दिखा, लेकिन गौर से देखने पर यकीन करना पड़ा कि हालांकि बाजी की मसहरी बराबर लगी थी, बेबी भी बराबर सो रही थी, लेकिन बगल में बाजी न थी। लम्हा भर भी ना गुजरा होगा कि सबीहा को बाजू के कमरे में सोए यूनुस भाईजान की याद आई और होठों ही होठों में मुस्कुराते मुस्कुराते सबीहा के जिस्म में कांटे हो गए और वह कांप कर रह गई। हाय अल्लाह, बाजी को तो बुखार है ना। गली का सन्नाटा एकाएक फिर टूटा। बाजू वाले मकान के सामने शहरी के लिए जगाने वाले कोई बड़ी अच्छी सी नात पढ़ रहे थे। उनकी उंगलियों में फंसे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से गले के सोज में डूबा और घुला मिला एक अजीब और थरथराता सा जो संगीत पैदा हो रहा था, वह खूब अच्छा लगता। सच खूब ही अच्छा लगता। दो मोटी भारी पर मीठी आवाजें एक साथ उठती, सन्नाटे को खंगालती, रात के अंधेरे आंचल की सलवटों को मेटती और कहीं बिछल जाती। उठते उठते ही सबीहा फिर लेट हो गई। बाहर की आहट लेने पर लगा कि अभी तो बहुत रात बाकी है। इन लोगों का भी क्या है, बहुत से घरों में फेरी दे पाने की लालच में रात के 12 बजते ही निकल पड़ते हैं। उनकी बला से अगर कोई आधी रात को ही उठकर सहरी कर रोज़ा रख ले। कांच वाले अभी सबीहा के घर के आगे ही निकले थे कि चौराहे पर रोज की तरह मुट्टों की आवाज़ गूंजी। रमजान के महीने में शहरी के लिए जगाने वाले और लोगों की तरह सड़कों पर बांस पटकती हुई मुट्ठों भी चलती थी, लेकिन किसी के मकान के आगे रुककर वह कभी कुछ नहीं पड़ती। बस गली में आकर एक बार ऊंची आवाज़ और मोटी आवाज़ में अचानक जोर से पुकार उठती है, डाली झुकी, पत्ते झुके, ढुक गए पांचों फूल। बरसों हो गए, इसके सिवाय मुट्टों से लोगों ने और कुछ नहीं सुना। वह मिसरा किस शेर का था, उसके क्या मानी और मुट्टो उसे ही हमेशा क्यों दोहराया करती थी, यह कोई नहीं जानता। किसी ने जानने की कोशिश भी शायद नहीं की। पहले जब मुट्टो कस्बे में नई नई आई थी और ज़रा जवान थी तो कुछ मनचलों ने इस मिसरे का बड़ा भद्दा, ऊटपटांग और गलत मतलब निकालकर लोगों के बीच फैलाया था। कुछ दिनों खूब अटकलबाजियां चलीं और अंधेरे में बहुत से तीर फेंके गए। वैसे मुट्टो अब इतनी पुरानी और मशहूर थी कि उसे न जानने वाला शहर में नया गिना जाता था। कौन सा ऐसा घर था जहां मुट्टो की आवश्यकता न पड़ी हो। खुशी का मौका हो या गम की बात, मुट्टो को बुलाए बिना औरतों का काम ही नहीं निकल पाता। है भी वह हरफन मौला। कभी छठी छिल्ले की दावत लेकर भटकती, कभी किसी ब्याह के मंडप में मीरासिनों की अगवा बनी ढोलक पर थाप देती दिखाई देती, तो कभी आर्तनाद पुकार और रोना पीटना के बीच सिर झुकाए आहिस्ते आहिस्ते किसी जनाजे को गुसल देती नजर आती। उसका ना एक काम था ना एक ठौर। मांगने वालों और फकीरों का कस्बे में एक अलग सा मोहल्ला था, लेकिन मुट्टो उनके बीच कभी नहीं रही।
सब लोगों से अलग थलग कस्बे की घनी आबादी से हटकर किसी अंधेरी अंधेरी सी कोठरी में ही वह पड़ी रहती, बरसों से अकेली, सुनसान और उदास, सिवाय उन कुछ दिनों के जबकि कहीं से एक बीमार बीमार सा युवक आकर उसके साथ रहने लगा था, और उन दिनों मुट्टो दिखाई तक नहीं देती थी। सबीहा के बासी होठों पर एक दर्द घिरी रेखा कांपी, सरकी, और मुट्टो की पूरी तस्वीर निगाहों के सामने खड़ी हो गई। एक खास और अनोखा व्यक्तित्व है मुट्टो का। उम्र में लगभग 36 की होगी, रंग जरा गहरा काला, इकहरा जिस्म, दुबली कही जाए तो ज़्यादा सही हो, निहायत निर्भीकता और बेपरवाही से चलती फिरती और हमेशा मर्दाना लिबास में रहती। प्रायः कमीज और पाजामा पहनती और पाजामे को जरा चढ़ाकर नेफे के ऊपर कमर में खोस लिया करती। उस उम्र की हुलिया में भी जब तक वह युवक मुट्टो के पास रहा, मुट्टो के बारे में लोगों ने कई तरह की बातें कही। ऐसे अवसर पर कहने और सुनने वालों को मुट्टो मुंह भर भर कर गालियां देती। ऐ क्या जमाना आ गया है, लोग उम्र और रिश्ता तक नहीं देखते, और मुट्टो कुमारी है तो क्या उस मरझल्ले लौंडे के लिए मरेगी? ऐ दीदे फूटे कहने वालों के, आग लगे उनकी जबान पर। उस युवक से मुट्टो का जो भी रिश्ता रहा हो, पर वह मरझल्ला भी उसके साथ नहीं रहा और मुट्टो फिर अकेली हो गई। एक ही लकीर में पिटती उसकी जिंदगी में जो एकाएक परिवर्तन आ गए थे, वह फिर उसी ढर्रे पर आ गया और पहले की तरह मुट्टो फिर से कभी कभार जुम्मा जुमेरात को दिखाई देने लगी। किसी ऐसे ही एक जुम्मे में मुट्टो को अपने घर के सामने देखकर सबीहा उत्सुकतावश स्वयं निकल आई। देखते ही धक से रह गई। मुट्टो क्या इतनी बूढ़ी हो गई है? कुछ यूं लगा जैसे 3-4 माह में ही 10 बरस की जिंदगी जीकर मुट्टो खड़ी हो। जब तक वह नजरों से ओझल न हो गई, दहलीज पर खड़ी खड़ी सबीहा उसे देखती रही। मन भीतर बाहर से भीग कर रह गया। हाय, मुट्टो क्या कुंवारी ही मरेगी? बाजू वाले कमरे से नहीं, आंगन में बाथरूम से बाजी की आहट मिली। वहां से पत्थर पर बेपरवाही से रखा गया लोटा झंझना रहा था। यूनुस भाईजान के कमरे में वैसी ही खामोशी थी, शायद अभी भी नहीं जागे। कदमों की आवाज और किवाड़ के सरकने के स्वर के साथ बाजी कमरे में लौटी और बिना किसी ओर देखे थकी थकाई और निढाल सी बिस्तर पर लेट गईं। एक बार सबीहा का मन हुआ कि पुकार कर वह बाजी की तबीयत पूछ ले, लेकिन शब्द होठों तक आ आकर ठिठक गए और अंत में हारते हुए दम साधकर उसने आंखें बंद कर ली। बाजी को क्या हो गया है? मन में ढेर सा धुआं सकेले वह चुपचाप क्या सोचती रहती हैं? तबीयत अच्छी रहने पर भी अब बाजी नहीं मुस्कुराती। एक अजीब सी कुंठा में घुट घुट कर रूखी और चिड़चिड़ी हो गई हैं। ब्याह के पहले वाली बाजी धीरे धीरे करके आज सबीहा से कितनी दूर हो गई। उसे आश्चर्य होता है कि शादी होने के बाद लोग क्यों बदल जाते हैं। पहले जब बाजी का ब्याह नहीं हुआ था और वह और सबीहा साथ इकट्ठे रहती थी, तब की बात यूनुस भाईजान के यहाँ आने के बाद नहीं रही। दोनों के संबंधों की सारी उष्णता और माधुर्य कम होता होता इतना भर बच गया कि सबीहा बाजी की छोटी बहन है और कुछ नहीं। अभी मुश्किल से 1 साल ही बीता होगा कि एक दिन वह रस्सी बंधन भी कहीं भीतर से टूट गया। सबीहा को बाजी और यूनुस भाईजान के सहारे बेसहारा करके उसके अब्बा ने एक रात चुपचाप आंखें मूंद ली और कुछ ही महीनों में सबीहा यूं हो गई जैसे दोनों में रक्त का संबंध न होकर मात्र परिचय ही हो, और उस पर दया करके बाजी ने अपने घर में रहने की जगह भर दे दी हो। धीरे धीरे करके जाने दोनों के बीच कौन सा तनाव आकर बैठ गया कि आपस में संक्षिप्त और कारोबारी किस्म की बातों के अलावा किसी चीज के लिए जगह ही नहीं रही। अवकाश के क्षणों में दोनों ने अपने अपने कमरों में चुपचाप लेटे हुए कितने घंटे के घंटे व्यर्थ गुजार दिए हैं, इसका लेखा जोखा रखकर वह क्या करेगी। शायद सबीहा और बाजी को बांधने वाली डोर कमल के नाल जैसी थी,
जो टूटने के बावजूद अपने सिरों से निकले चंद बारीक और नाजुक रेशों से जुड़ी होती है। बाजी की उस घुटन को सबीहा ना समझती हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन समझ लेने भर से क्या होता है। पहले पहल बड़ी बहन के दूल्हे के नाते सबीहा यूनुस भाई को अक्सर छेड़ती और हंस हंसकर खूब मजाक करती। यूनुस भाई भी उसके साथ गाहे बगाहे खुलकर हंसते, लेकिन बाजी को वह सब अच्छा नहीं लगा। रात के खाने के बाद एक सिगरेट सुलगाकर यूनुस भाई रेडियो के पास वाली इजी चेयर पर धुएं और संगीत से घिरे घिराए चुपचाप पड़े रहते हैं। इस वक्त अक्सर बाजी किचन में या तो खाने में लगी होती अथवा मूंदने ढांकने में व्यस्त होती। रोज के नियम के अनुसार सबीहा तब पानदान के सामने बैठे यूनुस भाई के लिए पान लगाने में लग जाती है। उस रोज शाम को बूंदाबांदी भी हो गई थी, शायद इसलिए उमस थी। पीछे का आंगन बहुत बड़ा है और अहाते की दीवार पर मधुमालती की बेल छा गई है। उसी के पास यूनुस भाई ने रात रानी का पौधा लगाया है, जो अब फूलने लगा है। गर्मी की रातों में जब रात रानी की हर टहनी खिलकर महकती है, तो एक बेखुद से नशे में मन की कई परतें उघड़ उघड़ जाती हैं। बरामदे की रोशनी आंगन के उस हिस्से तक नहीं जा पाती। यूनुस भाई उसी अंधेरी और महकीली जगह खाट डाले चुपचाप लेटे हुए मधुमालती और रात रानी की सांस पी रहे थे कि रेडियो वाले कमरे में ढूंढती हुई सबीहा पान के लिए पहुंची। यूनुस की उंगलियों की सिगरेट आधी जल गई थी। गुल तक झाड़े बिना यूनुस भाई आंखें बंद किए लेटे थे। आहट सुनकर उन्होंने चौंक कर आंखें खोली और बड़े दर्द भरे लहजे में पुकारा, सबीहा। सबीहा चुपचाप पान रखकर जाने लगी कि यूनुस ने उसकी ओढ़नी के छोर तक हाथ बढ़ाकर कहा, सुनो। जाने क्यों सबीहा को लग रहा था कि रुकना ठीक ना होगा। हंसकर बोली, भाईजान क्या बहुत उदास हो? जवाब में यूनुस ने दुपट्टे के साथ साथ कलाई पकड़ी और खींचकर कहा, मेरे पास बैठो सबीहा। बरबस बिठाए जाने के कारण सबीहा अभी संभल भी ना पाई थी। दुपट्टा एक ओर के कंधे से गिरकर जमीन पर आ गया था। वह छोर उठाकर कांधे में लेते हुए सिर भी न ढक पाई थी कि अचानक देखा, बाजी आंगन तक आती आती क्षण भर के लिए रुकी। दोनों को देखा और वापस लौट गईं। उसी क्षण सबीहा भी वहां से लौट आई, लेकिन बाजी ने उसके बाद कई दिनों तक उससे बात ही न की। आहिस्ते आहिस्ते उस रात की घटना आई गई हो गई। ना तो बाजी ने कुछ पूछा और ना ही सबीहा का साहस हुआ कि कोई सफाई दे सके। हालांकि वह एक क्षण के लिए भी यह भूल नहीं पाई थी कि बाजी उसे ओछी समझकर भीतर ही भीतर बेहद नफरत करती हैं। अक्सर मोहल्ले पड़ोस वालों, रिश्तेदारों या मिलने जुलने वालों से प्रायः सबीहा के व्यवहार, कामकाज, स्वभाव और चाल चलन आदि की ढेर सी शिकायतें बाजी करती। सच कहती हूँ फूफी, लौंडिया के रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं दिखते। किसी दिन खानदान के मुख पर कालिक न पोत जाए तो कहना। अरे बहन ही हुई तो क्या हुआ? फूफी, खाला, चाची या आपा तब दिली अफसोस जाहिर करती, नए जमाने को कोसती और अपने जमाने के साथ अपनी जवानी, कामकाज और सलीका मंदी की चर्चा के बाद आहिस्ते से कहती, एक बात है बहू, खुदा ने दुनिया में कीड़े पतंगों की भी जोड़ी बना भेजी है। इसे कहीं ले दे क्यों नहीं देती? ऐसे अवसर पर बाजी के चेहरे का रंग उड़ जाता। अचानक बात तोड़कर बाजी उठ जाती। यह जाने शायद इन्हें अपनी छाती पर पीपल नहीं दिखाई देता। पड़ोस के ताहिर अली साहब शायद उठ गए हैं। लगातार उनकी खांसी की आवाज आ रही है। मोहल्ले वाले ताहिर साहब को पसंद नहीं करते और औरतें खास तौर पर उंगलियां चटका चटका कर गालियां देती हैं। ताहिर अली साहब अपनी 50 से अधिक की उम्र, सफेद बर्फ सी दाढ़ी और दिन रात के रोजे नमाज के बावजूद मोहल्ले वालों का विश्वास नहीं जीत पाए। लोगों का काम शायद इधर उधर और बेबुनियाद बातें बकना भी होता है। आदमी लाख गिर जाए, लेकिन भला बाप बेटी के रिश्ते में कोई खोट हो सकता है? इस बात पर कौन विश्वास करेगा?
ताहिर अली ने जानबूझकर अपनी बेटी को ब्याह में नहीं दे रोक रखा है। यूनुस भाई के कमरे से एकाएक खाट छोड़कर उठ खड़े होने की और फिर दरवाजे का पल्ला सरकाकर निकलने की आवाज सुनाई पड़ी। जल्दी जल्दी पांव में चप्पलें डालते और लगभग घसीटते हुए यूनुस भाई अपने कमरे से निकले और आंगन की ओर बढ़ गए। सबीहा हड़बड़ाकर उठी और किचन में घुस गई। सहरी के बाद और नियत बांधने से पहले एक सिगरेट सुलगाए यूनुस भाई आंगन में टहलते रहते हैं और उस समय तक टहलते रहते हैं जब तक कि सुबह की आंख न खुल जाए और पूर्वी क्षितिज पर रंग बिरंगे बादलों में ढकी ढकाई किरणों की धुंधली परछाइयां रात रानी के बासी फूलों, मोगरे की नई कलियों और मधुमालती की ताजा पंखुड़ियों को महक के साथ साथ उजागर न कर दे। किचन से निकलकर सबीहा कमरे में आई। बाजी की आंख लग गई थी। उनकी मसहरी का पल्ला जरा सा खुला था। शायद मच्छर घुस रहे हों। कोई भी मौसम हो, बाजी बिना मसहरी के सो नहीं पाती और एक भी मच्छर मसहरी के भीतर आ जाए तो उन्हें नींद नहीं आती। कई दिनों के घटे हुए चांद की मध्यम रोशनी पास के जंगलों के सुराखों से टूटकर बाजी के सोए हुए शरीर पर पड़ रही थी। चांदनी के नन्हे नन्हे टुकड़ों की सजावट में लिपटा बाजी का जिस्म उस समय बहुत मोहक लग रहा था। हालांकि बाजी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन सबीहा चोरों की तरह सुन्न हाथ पांव लिए बड़ी देर तक खड़ी देखती रही। फिर बाहर निकल आई। निहायत फीकी सी मुस्कान गुलाब की अनफूली और बांझ टहनियों, मधुमालती की सुहागिन बेल, मोगरे के महकते हुए चेहरों और रात रानी की खुशबू भूलती नन्ही डालियों पर मुर्दा हो गई थी। सुबह होगी तो उन झरे हुए फूलों को कचरे के साथ समेटकर स्वयं सबीहा फेंक आएगी। उतरती और बिखरती हुई रात कभी कभी कितनी परेशान हाल और उदास हो जाती है। बस एक छाया सी होकर सबीहा चुपचाप ठंडे और आहिस्ता कदमों से यूनुस भाई के पास, बहुत पास जाकर खड़ी हो गई। कई पल खड़ी रही। यूनुस ने पलटकर एक बार सबीहा को देखा, फिर दूसरी तरफ देखते हुए चुपचाप यूं सिगरेट फूंकने लगे जैसे सबीहा के आने की बात वह जानते रहे हों। सबीहा बोली, बाजी सो गई हैं। उधर ही आंखें गड़ाए यूनुस ने ऐसे हाँ कहा जिसका मतलब केवल सुनने की स्वीकृति भर होता है। कुछ क्षणों बाद जरा चुप रहकर सबीहा अनायास बोली, एक बात पूछती हूँ भाईजान, क्या यह सच है कि बेंत की डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, पर फूल नहीं होते? जरा आश्चर्य से सबीहा की ओर देखकर यूनुस बोले, मैंने बेंत का जंगल नहीं देखा सबीहा। बिना एक पल रुके सबीहा ने कहा, बाजी कहती है कि मैं तुम लोगों की छाती पर पीपल हूं, शायद किसी दिन खानदान की नाक भी कटा दूंगी। अगर यह सच है तो मुझे उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक देते? यूनुस शायद आज किसी बात का जवाब नहीं देंगे, बस बातें सुनते हैं, मुंह ताकते हैं और अंधेरे में देखने लगते हैं। सबीहा की आवाज एकाएक रुंध गई। बड़ी कठिनाई से बोली, मुझसे ऐसी जिंदगी नहीं जी जाती भाईजान, मुझे मार डालो। जिस दिन से मैं यहां आई हूं बाजी के मन में आग है। वह सीधे मुंह बात नहीं करती। लोगों से अपने बारे में इतना सुन चुकी हूं कि अब अविश्वास करते भी नहीं बनता। महफिल मजलिस में ताने तिश्ने सुनने के बाद अब कहीं आने जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। ऐसे में किसी दिन क्या पागल नहीं हो जाऊंगी? बात काटकर अधीर से स्वर में यूनुस ने पूछा, लोग क्या कहते हैं? सबीहा बोली, वही कहने आई हूं। सुनकर मुझसे सच बात तो कहोगे ना? यूनुस आशंकित और भयभीत आंखों से सबीहा की ओर देखने लगे। अचानक पहली और धुंधली सुबह की सर्द हवा मधुमालती की बेल से होकर सरक आई और उसके साथ ही मोहल्ले की मस्जिद से अजान की सदा उठने लगी। क्या यह झूठ है कि मेरे रिश्ते की 20 बातें आईं और तुमने उनमें कोई ना कोई खोट निकालकर सबको टाल दिया? यूनुस ने जवाब नहीं दिया। लोग कहते हैं कि तुम जानबूझकर मेरी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम खुद मुझे चाहते हो, मुझ में दिलचस्पी रखते हो।
लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ तक बन चुकी हूँ। सबीहा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और रोने लगी। यूनुस से कुछ बोला नहीं गया, बस पत्थर बने जहां के तहां खड़े रह गए। गली में खड़े तार के खंभे से हवा की वजह से शायद कोई चीज टकरा रही है। ठन ठन। अपने स्वर को बहुत कड़वा करके सहसा सबीहा फिर बोली, बाजी समझती है कि मैं यहीं घुट जाऊंगी। तुम सोचते होगे कि मैं जा ही कहां सकती हूं, है ना? अच्छा, मैं क्या मुट्टों से भी गई बीती हो गई हूं? परिहास के स्वर में यूनुस ने कहा, देखता हूं किसी के साथ भाग जाने के लिए तय करके आई हो। हाँ, किसके साथ? क्यों, तुम क्या मेरे साथ भागकर नहीं चलोगे? देखो तो, जो बात कई महीनों की कोशिश के बाद भी तुम नहीं कह पाए, वह मैंने एक पल में ही कह दिया है। सबीहा बड़े अजीब स्वर में हंसी। गुनाह सबाब की बात जाने दो, और बाजी सो रही हैं, कहकर सबीहा ने सिर का आंचल हटाया, दुपट्टा खींचकर सीने से अलग किया और एक ओर फेंक कर 2 कदम यूनुस के पास और बढ़ाई। सबीहा को इतने पास से इस तरह यूनुस ने कभी नहीं देखा था। धुंधलके में भी सबीहा का चेहरा क्या दप दप नहीं कर रहा था। कुछ क्षण हतप्रभ से यूनुस ताकते रहे और एकाएक पूरी शक्ति के साथ जरा परे हटकर एक जोर का तमाचा सबीहा के गाल पर लगा दिया और हाँफते हुए अवरुद्ध कंठ से बोले, छी सबीहा, तुम इतना गिर जाओगी यह मैं नहीं जानता था। सबीहा अपनी जगह से हटी नहीं, जैसे कुछ भी न हुआ हो ऐसे निर्विकार आंखों से यूनुस को ताकती रही। यूनुस वहां से सरके एक और गिरा दुपट्टा उठाकर उन्होंने आहिस्ते से सबीहा के कंधों पर डाल दिया। थोड़ी देर चुपचाप उसे देखते रहे, फिर तेजी से बाहर निकल गए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।